नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बलजीत मलिक में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, हम आप सबके लिए एक बहुत बड़ी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको विभिन्न विषयों की गहन अध्ययन एवं जानकारी उपलब्ध होगी। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल बलजीत मलिक पोड़ी, एक बार फिर बलजीत मलिक पोड़ी, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी आपको सही समय पर सटीक मिलती रहे। आइए समय नष्ट न करते हुए आज के प्रमुख विषय की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। आज का प्रमुख विषय है फ्रांसीसी क्रांति। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसीलिए हमने इस बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज आपकी जानकारी से संबंधित वृद्धि करने का प्रयास किया है। आशा है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी और आप हमारे द्वारा बताए गए इन विभिन्न विषयों से जानकारी लेकर के अपनी एक मजबूत तैयारी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेंगे। पहला प्रश्न, फ्रेडरिक सारियू कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार। फ्रेडरिक सारियू फ्रांस में रहने वाले एक प्रसिद्ध कलाकार के थे। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789। एग्जैक्ट तिथि है 14 जुलाई 1789। आइए अगले प्रश्न की ओर कदम बढ़ाते हैं। अनसर्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया? और इसका सही उत्तर है अनसर्ट रेनन ने सारबोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। यहाँ मैं आपको अनसर्ट रेनन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अनसर्ट रेनन फ्रांस के एक विख्यात दृष्टि रखने वाले और एक महत्वपूर्ण जो है व्याख्याता थे। अनसर्ट रेनन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए। अनसर्ट रेनन ने राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की पहचान बताई। अनसर्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र त्याग का प्रतीक होता है, बलिदान का प्रतीक होता है, तपस्या का प्रतीक होता है। एक राष्ट्र विभिन्न क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं पर आधारित होता है। एक राष्ट्र का इतिहास स्वर्णिम होता है। इस प्रकार अनसर्ट रेनन ने बहुत सारे विषयों को लेकर के सारबोन विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था। अगला प्रश्न, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन कहाँ का शासक था? जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने ही फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 लागू की थी। नेपोलियन संहिता के अनुसार अनेक प्रकार के सुधार नेपोलियन ने फ्रांस में किए थे। नेपोलियन संहिता के अनुसार फ्रांस में एक तरह की नापतोल की प्रणाली, एक तरह की मुद्रा, एक राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और सबको समानता के अधिकार दिए थे। नेपोलियन ही फ्रांस का एक ऐसा राजा था जिसने फ्रांस में विशेष अधिकारों से प्राप्त कुलीन वर्ग के लोगों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। अर्थात कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग और जागीरदार वर्ग एवं शासकीय वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी थी। अगला प्रश्न, जैकोबिन दल का संबंध कहाँ से था? और इसका सही उत्तर है जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। आइए अगले प्रश्न की ओर कदम बढ़ाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? फ्रांसीसी क्रांति का झंडा सही उत्तर है 3 रंग का था। मैं यहाँ 3 रंग आपको बता देना चाहता हूँ, नीला, सफेद और लाल। एक बार फिर सुन लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति के झंडे के 3 रंग थे, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के झंडे को तिरंगा कहा जाता था। नीला, सफेद और लाल रंग। अगला प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ और
इसका सही उत्तर है 1821 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वियना संधि 1815 की मेजबानी किसने की थी? वियना संधि जो 1815 में हुई, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस के बीच में वियना संधि हुई थी। यह वियना संधि ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो वियना संधि 1815 की मेजबानी करने वाले व्यक्ति का नाम था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अगला प्रश्न, वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया वह ये था। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस की क्रांति के उपरांत 1789 में राजवंशों की जो है समाप्ति हो गई थी। 1815 में वियना संधि अर्थात वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में एक राजवंश की दोबारा वापसी हुई और वह राजवंश था बुर्बो राजवंश अर्थात बुर्बो वंश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वियना शांति संधि कब हुई? जैसा कि मैंने पहले बताया, वियना शांति संधि 1815 में हुई। इसका सही उत्तर है 1815 और वियना शांति समझौते की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेटरनिक ने की थी। अगला प्रश्न, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी? और इसका सही उत्तर है सेंट पॉल चर्च। एक बार फिर सुन लीजिए, सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट संसद की सभा इसी चर्च में आयोजित हुई थी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई थी? और इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 1832, 1824, 1821, 1830। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु का सही वर्ष है 1824। 1824 में अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता इस साल मिली। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता 1815 की वियना संधि द्वारा प्राप्त हुई। इसका सही उत्तर है वियना की 1815 की संधि। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कोटेशन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? और ये शब्द थे मेटरनिक के। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम था। अगला प्रश्न, ज्यूसेppe मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ? और इसका सही उत्तर है जेनेवा में। ज्यूसेppe मेज़नी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इटली का एक महान क्रांतिकारी ज्यूसेppe मेज़नी, जिनका जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ। इन्होंने ही यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना की थी, जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्यूसेppe मेज़नी का जन्म एक बार फिर जेनेवा में 1807। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? जाल्वेराइन शुल्क संघ ये फ्रांस का एक महत्वपूर्ण शुल्क संघ था और इसकी स्थापना 1834 में हुई। याद कर लीजिए, जाल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना 1834 में हुई। 18वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको प्राप्त है? और इसका सही उत्तर है ऑटोमान बिस्मार्क। ऑटोमान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय प्राप्त है, अर्थात जर्मनी का एकीकरण ऑटोमान बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण का योगदान अर्थात इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काउर, मेज़नी का, शी गैरिबाल्डी का या उपरोक्त सभी का। और इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी का। यहाँ मैं आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये तीनों इटली के महान संगठनकर्ता थे, जिन्होंने इटली को एक संगठनात्मक रूप प्रदान किया, अर्थात इटली का एकीकरण किया। काउर का पूरा नाम काउंट कैमिलो दा काउर। फिर सुन लीजिए, काउंट कैमिलो दा काउर। मेज़नी का पूरा नाम ज्यूसेppe मेज़नी।
गैरिबाल्डी का पूरा नाम ज्यूसेपे गैरिबाल्डी था। इन तीनों ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इटली के एकीकरण का बिस्मार्क काउर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व तो रूपक करती है और इसका सही उत्तर है मारियान। जैसे भारत में भारतीय गणराज्य का स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व तो भारत माता करती थी, जर्मन में जर्मेनिया वहां के रूपक के रूप में जानी जाती है और इंग्लैंड में ब्रिटेनिया को वहां के जन रूपक के रूप में याद किया जाता है। अगला प्रश्न, लाल टोपी या टूटी जंजीर किस बात का प्रतीक है? लाल टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक है, टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक है। दोनों शब्द यहाँ पर इकट्ठे दिए गए हैं। लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर तो स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। और आखिरी प्रश्न, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? इसका सही उत्तर है 1801 में। आशा है आज फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में हमने आपको जो विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के ज्ञान से परिचित कराया है, आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे चैनल बलजीत मलिक पौड़ी को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट और अपडेट जानकारियाँ मिलती रहें और आपके ज्ञान में इसी प्रकार से वृद्धि होती रहे। आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को नमस्कार।